एक बड़ी अपडेट, पॉलिटिकल अपडेट इस वक्त हमारे पास है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव की बड़ी रणनीति सामने आ रही है। दलित वोट बैंक के सहारे साइकिल दौड़ाने की तैयारी है। अवधेश प्रसाद और रामजी लाल सुमन दोनों को चेहरा बनाया गया है। लोहियावादियों और अंबेडकरवादियों को एक मंच पर लाने की शुरुआत है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के मंच पर ये दोनों नेता मौजूद थे। नाम एक बार फिर से सुन लीजिए, अवधेश प्रसाद और रामजी लाल सुमन दोनों मौजूद थे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसी बीच में बड़ा बयान दिया है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रविदास मेहरोत्रा ने। अखिलेश को पीएम बनाने की समाजवादी पार्टी की कोशिश है, ये कह रहे हैं रविदास मेहरोत्रा। देश में महागठबंधन बनेगा और समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी। बंगाल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्लान बना है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक रविदास मेहरोत्रा जी हमारे साथ हैं। सर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई, आर्थिक और राजनीतिक प्रस्तावों पर चर्चा हुई। क्या क्या प्रस्ताव मुख्य हैं? सबसे पहले जो देश के अंदर लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जनता समस्याओं से परेशान है और भाजपा की सरकार केवल झूठ बोल करके जनता को गुमराह करना चाहती है। हम लोगों ने उस पर चर्चा करी है और समाजवादी पार्टी जो है 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनाने के लिए रणनीति तय करेगी। देश में महागठबंधन बनेगा, समाजवादी पार्टी उसमें सबसे बड़ी पार्टी होगी और अखिलेश यादव जी देश के अगले प्रधानमंत्री हों, ये हम लोगों का प्रयास है। सभी धर्मों, सभी जातियों और लोगों को जोड़ करके समाजवादी पार्टी नई ऊर्जा के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो और प्रांत हैं वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी विस्तार करने का काम करेगी। जैसे राजस्थान के हमको प्रभारी बनाया गया है, हम राजस्थान में हम लोगों ने बैठकें करी हैं और ये तय किया है कि 200 सीटों पर जो चुनाव विधानसभा के होने वाले हैं, सब सीटों पर सपा चुनाव लड़ने का काम करेगी। तो हम लोगों का ये उद्देश्य है कि 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बने और अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री हों। और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और सांसद हरीश द्विवेदी ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। अखिलेश सपना देखते रहे, कोई फायदा नहीं होगा, ये कह रहे हैं हरीश द्विवेदी। अखिलेश कोई भी फ्रंट बना ले, कुछ नहीं होगा। 2024 में भाजपा को कोई नहीं रोक सकता। यूपी में भाजपा सभी 80 सीटें जीतेगी। विपक्ष के नेताओं के बीच में पहले ही चेहरे की लड़ाई चल रही है, यह हरीश द्विवेदी का बयान है, राष्ट्रीय सचिव। बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय सचिव हरीश द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, अगर बात करें तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम 50 सीटें जीते जा रहे हैं और गठबंधन की बात भी वो कह रहे हैं कि हम इसको वक्त आने पे देखेंगे। देखिए, अखिलेश यादव जी लगातार मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा सपना देख रहे हैं। 2022 के लोकसभा विधानसभा के चुनाव में भी अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हम 300 से ज़्यादा सीट जीत करके सरकार बनाएंगे। रिजल्ट सबके सामने है। 19 में उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ था और देश का सबसे मजबूत और बड़ा गठबंधन जिसको कह सकते हैं आप, वो हुआ था। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी 64 सीट जीत करके उत्तर प्रदेश में आई। इधर भाजपा के सांसद गोरखपुर से रवि किशन ने विपक्ष पर प्रहार किया है। पाकिस्तान को जोड़ लें तो भी नहीं जीत पाएंगे, कह रहे हैं रवि किशन। विपक्ष उल्टा लटक जाए तो भी पीएम को नहीं हरा सकता। भाजपा को क्रिश्चियन और मुस्लिम भी वोट देंगे। जनता को प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है। राहुल गांधी देश से माफी मांगे, ये रवि किशन कह रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं गोरखपुर से सांसद रवि किशन जी। सर, अगर बात करें तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों के अंदर वो क्षमता है जो बीजेपी को हरा सकती है और हम कई दलों से बात कर रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी से, बिहार में नीतीश कुमार से और तेलंगाना में केसीआर से। ये कुल लोग मिल के पेड़ पर एक साथ उल्टाओ लटक जाइए तब हो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 24 में हरा ना पहिया। निस्वार्थ त्यागी विकास की गंगा बह रही है। भारत आज पूरा वर्ल्ड रिसेशन से गुजर रहा है। भारत उसमें भी 80 करोड़ जनता को यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनाज बांट रहा है। आप देख रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में ही पूज्य महाराज जी ने अभी यूपी समिट किया, 34 लाख करोड़ का निवेश आया, तो आप कहाँ तुलना कर रहे हैं? देश इस वक्त उड़ान में विश्वगुरु बनने जा रहा है। कोई भी माफिया वाली गैंग की पार्टियों को, बाहुबलियों को, लूटने वालों को, परिवारवाद को, राजकुमारों को
कोई भी देश की जनता वोट देना नहीं चाहती। जात धर्म संप्रदाय नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन कम्युनिटी, क्रिश्चियन इलाकों में भी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बन रही है, उनको वोट दिया जा रहा है। 2024 में मुस्लिम समुदाय भी तैयार है प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट देने के लिए, क्योंकि दंगे नहीं हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है। नहीं तो पिछली सरकारों में दंगे होते थे। ज़्यादा सुरक्षित कह रहे हैं, कानून प्रशासन, लॉ, ईमानदारी, टैक्स, जनता का पैसा जनता में आ रहा है। साबरमती जेल से माफिया अतीक का धमकी भरा ऑडियो वायरल हो गया है। जेल से धमकी दिए जाने का यह ऑडियो 2.5 साल पुराना बताया जाता है। प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद जैद को धमका रहा है माफिया अतीक अहमद। अतीक जैद से एफआईआर वापस लेने को कह रहा है। ऑडियो में अतीक ने प्रॉपर्टी डीलर को पिटवाने की बात भी कबूल की है। 2.5 साल पुराना ये ऑडियो है, वायरल हो गया है। साबरमती जेल से धमकी दी गई है और प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद जैद को धमकाया जा रहा है। इसमें माफिया अतीक अहमद के द्वारा कहा जा रहा है कि एफआईआर वापस लो। ऑडियो में अतीक ने प्रॉपर्टी डीलर को पिटवाने की बात भी कबूल की है। जेल से आतंक फैलाने का खेल चल रहा था। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद यह बात एक और निकलकर सामने आ रही है कि साबरमती जेल से ही सारा कारोबार रन किया जा रहा था, चलाया जा रहा था अतीक अहमद के द्वारा। और इसी कड़ी में यह 2.5 साल पुराना ऑडियो ये बता रहा है कि कैसे अतीक जैद से एफआईआर वापस लेने को कहा गया, धमकी देते हुए अतीक अहमद के द्वारा। मोहम्मद जैद प्रॉपर्टी डीलर का नाम, उसको धमकाया गया। हेलो। हाँ जैद। हाँ भाई। तुमको याद है कि तुम देवरिया हमसे मिलने आए थे? हाँ। तो हमको मालूम था कि तुम आ रहे हो जी। और तुमसे हम बैठ के वहाँ बरामदे में मिले रहे ना, जहाँ जेलर से लोग बैठे थे। हाँ 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 हाँ। तब तक हमारी कोई नियत नहीं थी तुमको पीटने की। हम खुद समझ रहे थे। जब तुम्हारा हमने हाव भाव देखा, तुम्हारा रवैया देखा, समझे जी। तो क्या सिर्फ तुम्हारे रवैया पे खिसियाएंगे हम, मतलब तुमसे हम, तुम नहीं सुन लो। हाँ हाँ। हम फिर कह रहे हैं हाँ हाँ कि तुम वही जैद हो जो हमसे पास आया रहा, तुमको हम जमीन दे दिया रहा लाल बंगले के बिना पैसे के। हाँ 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 हाँ। लेकिन तुम आबिद के शादी करने के बाद तुम्हारा दिमाग इतना खराब हो गया था, समझे कि नहीं? न तुम फोन उठा रहे हो, न तुम काजे की बात कर रहे हो। और 200 नंबर हमने मना करवाया कि तुम मत लिखवाना, लेकिन तुमने लिखवा लिया। ये क्या हरकत थी? मतलब तुम आबिदों को बर्बाद करना चाहते हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं भाई। 200 नंबर अगर लिखाई गई तो साबित, फरहान, सब लोग कह के सबको जानकारी में जमीन रजिस्ट्री हुई थी। कोई हमने अपने से नहीं लिखाई थी जमीन। नहीं नहीं, ये बताओ, हम आबिद फरहान से तो नहीं कहा रहा, तुमसे कहा रहा था कि मत लिखाना। नहीं, आपने तो हमसे नहीं कहा था भाई। अरे हमने नीलू से 4 मरतबा 10 बार क्यों कहलाया तुमको? नीलू ने जब कहा था, जब रजिस्ट्री हो गई थी तब उसके बाद कहा था। रजिस्ट्री गलत बात कह रहे हो, गलत बात कह रहे हो। तुमने जिस दिन रजिस्ट्री कराया वो भी हमको मालूम है, जब नीलू सबने कहलाया वो भी हमको मालूम है। अगर हम तुमसे कह रहे हैं इतना काम कर रहे हो चारों तरफ, अगर हम तुमसे एक जमीन कह रहे हैं 18 नंबर मत कराना, तो चाहे फरहान कहा है चाहे आबिद कहा है, तुमने क्यों करा लिया? बता देते हो कि मना कर रहे हैं हमको। नहीं तो प्रधान कहें कि हम भाई से बात कर ले, भाई के सब में शेयर रह गया और कोई दिक्कत। प्रधान कहें ऐसा है कि भाई हम तुमका चाहे एक लपड़ मारी, खाली एक हाथ में। एबीपी गंगा ने बताया था अतीक फोन का इस्तेमाल करता था। अतीक साबरमती जेल से फोन का इस्तेमाल करता था। अलग अलग नंबर से अतीक व्हाट्सएप कॉल करता था। ऑडियो से उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े सबूत मिल सकते हैं। ये एबीपी गंगा ने आपको बताया था कि किस तरीके से फोन का इस्तेमाल किया जा रहा था और अब ये ऑडियो वायरल हो गया है बातचीत का। इसमें आप बहुत साफ सुन सकते हैं कि किस तरीके से धमकाया जा रहा है। जमीन लिखवाने की बात है, पीटने की बात है। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे प्रयागराज संवाददाता मोहम्मद मोइन। वो इस सारे प्रकरण पर हमें और विस्तार से बताएंगे कि प्रकरण असल में क्या था, अतीक किस बात के लिए मना कर रहा था और उसके बाद हुआ क्या जब ये फोन किया गया। मोइन।
देखिए, आपको बता दें कि ये प्रकरण तकरीबन 2.5 साल पुराना है जब का ये कॉल रिकॉर्डिंग है। दरअसल अतीक अहमद जब उत्तर प्रदेश की देवरिया जेल में था, नवंबर 2018 का मामला है, तो उसने देवरिया जेल में रहते हुए अपने गुर्गे से, अपने कई गुर्गों के जरिए जो है, ये प्रयागराज का प्रॉपर्टी डीलर है मोहम्मद जैद, उसका अपहरण कराया था। अपहरण करके उसे देवरिया जेल ले जाया जाता है। वहाँ अतीक अहमद खुद उसकी पिटाई करता है। पिटाई का वीडियो भी जो है बना करके उसे सोशल मीडिया में वायरल कर देता है। कई महीने के बाद जैद जो है वो FIR कराता है। उसके बाद फिर से उसे अपहरण किया जाता है। अतीक अहमद तब तक साबरमती जेल पहुंच चुका होता है। साबरमती जेल में फोन से बात कराई जाती है और वो फिर से दूसरी FIR दर्ज कराता है। और उसके बाद साबरमती जेल से जो है वो अतीक अहमद फिर से जैद को फोन करता है और फोन करके वो सिर्फ देवरिया जेल में पीटे जाने की बात कबूल कर रहा है, बल्कि साथ ही साथ ये भी धमकी दे रहा है कि वो चाहे तो उसे फिर से मार खिला सकता है, उसे फिर से बेइज्जत कर सकता है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि साबरमती जेल में भी रहते हुए अतीक अहमद लगातार मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था। और आपको एक अहम बात बता दें कि जब जुलाई 2020 में ये ऑडियो सामने आया था, तब प्रयागराज के जो तत्कालीन SSP थे अभिषेक दीक्षित, उन्होंने साबरमती जेल के अफसरों को एक चिट्ठी लिखी थी और साफ तौर पर कहा था कि अतीक अहमद जेल में मोबाइल फोन के इस्तेमाल कर रहा है, फोन पर लोगों को धमकी दे रहा है, फोन के जरिए ही रंगदारी वसूल रहा है, इसलिए वहां पर उसको सख्ती बरती जाए और साथ ही साथ जो है उसको मोबाइल फोन का इस्तेमाल कतई न करने दिया जाए। तो अगर प्रयागराज पुलिस की उस बात को साबरमती जेल के अफसरों ने उस वक्त मान लिया होता, उस पर सख्ती की होती, तो शायद आज उमेश पाल की जो इस तरह से शूट आउट हुआ है वो साजिश वहां जेल में रची ना जा सकती। और लगातार जिस तरीके से निर्देश दिए जा रहे थे, जो दावा किया जा रहा है, जो जानकारी दी जा रही है, वो शायद उस घटना को रोका जा सकता था। लेकिन जो प्रयागराज पुलिस की सिफारिश थी, साबरमती जेल के अफसरों ने उस फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, उस पर किसी तरीके का कोई अमल नहीं किया था। बहुत शुक्रिया मोइन आपका। जो ऑडियो हमने आपको सुनाया, ABP गंगा इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये ऑडियो वायरल है, 2020 से वायरल है। और इसके वायरल होने के बाद ही, जैसा कि अभी मोइन हमारे संवाददाता बता रहे थे, कि प्रयागराज पुलिस के द्वारा चिट्ठी लिखी गई। और इसी बीच एक बड़ी खबर हमें मिल रही है, प्रयागराज में आज बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। ताजा अपडेट, उमेश हत्याकांड के आरोपियों के घर आज बुलडोजर नहीं चलेगा। पहले बमबाज गुड्डू मुस्लिम या साबिर के यहां बुलडोजर चलने की खबर थी, लेकिन अब अपडेट आ रही है कि फिलहाल आज बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। ताजा अपडेट, पहले यह खबर आई कि गुड्डू मुस्लिम या साबिर के वहां बुलडोजर आज चल सकता है। मोइन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। मोइन, ऐसा क्यों हुआ कि आज कार्रवाई नहीं हुई? जी बिल्कुल, देखिए कि उमेश पाल शूटआउट केस में जो बुलडोजर ऑपरेशन है उसका पार्ट 2 कल से शुरू हुआ था। कल पहले दिन शूटर गुलाम के घर को बुलडोजरों से गिराया गया था और आज भी किसी जगह बुलडोजर चलना था। 2 नाम प्रशासन की तरफ से तय किए गए थे, पहला गुड्डू मुस्लिम का था और दूसरा साबिर का था। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम है। दोनों की पहचान CCTV के जरिए की गई थी, जबकि जो गुड्डू मुस्लिम है वो तो FIR में नामजद भी था। आज सुबह ही 9 बजे प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो पहुंच गए और लंबी मीटिंग उन्होंने की और उसके बाद अंततः अब ये तय कर लिया गया है कि अब आज किसी तरीके की बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। दरअसल गुड्डू मुस्लिम का जो घर शहर के चकिया इलाके में है वो है तो 3 मंजिला, लेकिन वहां तक जाने का कोई रास्ता नहीं। बेहद सकरी गली है जहां पर आप एक साथ किसी एक बाइक को भी लेकर के मुश्किल से जा सकते हैं। तो 300 मीटर इसी सकरे रास्ते से होकर जाना पड़ता है। तो इस वजह से गुड्डू मुस्लिम के घर पर नहीं चलेगा। और जो साबिर का घर बताया जा रहा था वहां पर अभी जो कागजी कार्रवाई होती है वो कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई है। इसी वजह से अब आज बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। कल संभवतः किसी एक जगह पर बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका मोइन। तो कल संभवतः इन 2 शूटर्स में से किसी एक के घर पर बुलडोजर चल सकता है। कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हो पाने की वजह से आज की कार्रवाई मुलतवी हो गई है कल तक के लिए। चलिए अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। खबर मेरठ से है, वहां पर एक शख्स पर हाई टेंशन वायर गिरने का CCTV फुटेज सामने आया है। ऑटो के इंतजार में परिवार के साथ खड़े एक शख्स पर यह हाई टेंशन वायर गिर गया और इसमें नदीम नाम का एक शख्स झुलस गया। समर गार्डन का रहने वाला परिवार हापुड़ रोड पर डॉक्टर के पास आया था। उसके बाद सड़क पर खड़े होकर ऑटो का इंतजार कर रहा था और तभी अचानक हाई टेंशन वायर गिर गया। गंभीर हालत में झुलसे शख्स का फिलहाल इलाज चल रहा है। इसका CCTV फुटेज आपके सामने है।
ये देखिए आप, हाई टेंशन वायर गिरा और उसके बाद ये शख्स झुलस गया। नदीम नाम का व्यक्ति, लोग दौड़े हुए आए। इसका इलाज चल रहा है फिलहाल। ये मेरठ का सीसीटीवी फुटेज आप देखिए, इंतजार कर रहा था ऑटो का और तभी परिवार के साथ ऑटो का इंतजार कर रहा था और तभी हाई टेंशन वायर गिरता है। अफरा तफरी मचती है। देखिए परिवार के लोगों का क्या हाल होता है, लोग आसपास के दौड़ते हैं, हाई टेंशन वायर होता है, सबको खतरा होता है वहां पर। और आप देखिए लकड़ी से इस वायर को फिर दूर हटाने के प्रयास भी लोगों के द्वारा, वो भी आप देख सकते हैं। मेरठ का ये सीसीटीवी फुटेज, सड़क पर खड़े ऑटो का इंतजार करते व्यक्ति के ऊपर हाई टेंशन वायर गिरता है। झुलस गया नदीम नाम का ये व्यक्ति और इसके बाद इसका इलाज चल रहा है फिलहाल। थोड़ा और करीब से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस फुटेज में वो हिस्सा जिसमें आप देख सकते हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर हाई टेंशन वायर गिरता है ऊपर से। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर बरेली से है। वहां पर स्मैक बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। पहली बार बरेली में स्मैक बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। बरेली पुलिस ने पति पत्नी और 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। बरेली पुलिस ने 2 कारीगरों को भी गिरफ्तार किया है। आलीशान कोठी में स्मैक बनाने का काम चल रहा था। यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, मुंबई, नेपाल में इसकी सप्लाई होती थी। बरेली पुलिस ने पति पत्नी और 2 बेटों को गिरफ्तार किया इस मामले में। स्मैक का कारोबार, स्मैक सप्लाई की जा रही थी यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, मुंबई और नेपाल में। आलीशान कोठी में स्मैक बनाने का काम चल रहा था। 2 कारीगरों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बरेली में स्मैक के कारोबार की खबर और उसके बाद गिरफ्तारियां। एक फैक्ट्री का पर्दाफाश, 2 कारीगर भी गिरफ्तार। स्मैक बनाकर सप्लाई की जाती थी उत्तराखंड में, नेपाल में, दूर के क्षेत्रों में, मुंबई में, दिल्ली में। 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और ये काफ़ी बड़े स्केल पर प्रोफेशनल ढंग से काम करते थे और ऑन डिमांड ये स्मैक और अफीम बनाने का काम करते थे और इसकी सप्लाई ये प्रदेश के बाहर भी दिल्ली, सहारनपुर, चंडीगढ़ इन स्थानों पर करते थे। और रॉ मटेरियल जैसा कि अभियुक्तों की पूछताछ में बताया गया, ये झारखंड से मंगाते थे और काफ़ी बड़े स्केल पर काम कर रहे थे और एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के तहत ये काम कर रहे थे। हर तरह के इक्विपमेंट, हर तरह के रॉ मटेरियल और केमिकल्स जो कि स्मैक और अफीम बनाने में चाहिए होते हैं, सभी उन चीज़ों की बरामदगी इनसे करते थे। तो स्मैक बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं उनकी भी बरामदगी हुई है, अफीम के साथ साथ दूसरी चीज़ों की। ये देखिए आप, मौके की तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिवली आप देख पा रहे हैं। बरेली पुलिस की कार्रवाई हुई है, पूरी फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है, उसके 2 कारीगर गिरफ्तार किए गए हैं और बड़े पैमाने पर स्मैक बनाकर यहां से सप्लाई की जाती थी उत्तराखंड, मुंबई, दिल्ली और यहां तक कि नेपाल भी। गिरफ्तारियों के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं बरेली की। स्मैक की पूरी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है पुलिस ने अपनी कार्रवाई में और सारे सामान जो कि उसके निर्माण में, उसके बनाने में काम आते थे, उन सबको भी जब्त किया गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और गाजियाबाद की बात करेंगे। वहां के पसोंडा गांव में इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा। मीट कारोबारी हाजी यासीन के घर पर यह छापा मारा गया और इनकम टैक्स की टीम के साथ पैरा मिलिट्री की फोर्स भी मौजूद थी। गाजियाबाद के पसोंडा गांव में इनकम टैक्स का ये छापा और उसकी तस्वीरें। मीट कारोबारी हाजी यासीन के घर पर यह छापा मारा गया। मैं पैरा मिलिट्री फोर्स, अब देखिए जब ये छापा मारा गया तो आप देखिए लोग भी इस कार्रवाई को, चूंकि पैरा मिलिट्री फोर्स वहां पर लगी हुई थी, लोग भी रुककर सड़क पर देख रहे थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।